हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू XIS। दिस इज़ आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ करंट अफेयर सीरीज़। देखिए, अभी तक करंट अफेयर्स में हम क्या क्या कर चुके हैं। नेशनल इवेंट्स हमने कवर किए थे, ठीक है। उसके अलावा इंटरनेशनल अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। एक्चुअली इंटरनेशनल अफेयर्स में आप देखोगे तो मेजर पोर्शन है जो वो कवर हो चुका है। उसके अलावा कुछ शॉर्ट न्यूज़ थे जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके अलावा एक चीज़ और, अब हम यहाँ से आगे जो करंट अफेयर के जितने भी हमारे क्वेश्चंस आएंगे उनमें हम इंटरलिंकेज स्टार्ट करेंगे। जैसे कोई टॉपिक हमने पहले पढ़ लिया है, उसी से रिलेटेड या फिर उसी से मिलता जुलता अगर कोई टॉपिक फिर से आता है तो हम पिछली जो न्यूज़ थी उसको भी उसके साथ कवर कर लेंगे। एक बार रिवाइज भी हो जाएगा हमारा साथ साथ में, इससे आपको चीज़ें याद रखने में आसानी होगी। चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम पहले आज कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो हमारे पहले वाले टॉपिक से रह गई थी, वो हम कवर करने वाले हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विद द मेजर स्कीम्स। आज का हमारा पहला स्कीम है PM सूर्यघर। अब देखिए, ये भी जो स्कीम है ये पहले भी एक बार आई थी हमारे जब हम नेशनल इवेंट्स पढ़ रहे थे वहाँ पे, क्योंकि ये बजट का पार्ट भी थी और PM मोदी ने इसको स्टार्टिंग में भी एक बार पहले इसके बारे में घोषणा की थी। तो दो स्कीम है, देखिए, एक है PM सूर्यघर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम, दूसरा है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ये दोनों एक ही इनिशिएटिव का पार्ट है। इसमें आपको क्या याद रखना है कि 300 यूनिट बिजली दी जाएगी, ठीक है। 300 यूनिट फ्री बिजली किसको? जो अपने घर पे सोलर रूफटॉप जो है, मतलब रूफटॉप सोलर है जो वो इंस्टॉल करवाते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड डिटेल है, वो है ग्रिड कनेक्टिविटी। यानी कि जो आप इंस्टॉल करवाओगे सोलर अपने घर पे, वो ग्रिड से कनेक्टेड होना चाहिए। और ग्रिड से कनेक्ट करने के लिए जो घर पे मीटर लगाया जाता है उसको कहा जाता है नेट मीटरिंग। तो बेसिकली ये कैलकुलेट करता है कि आपने कितनी बिजली पैदा की और कितनी आपके घर पे यूज़ हुई है, और उसका जो नेट होता है वो निकल के आएगा। और फाइनली आपको उसमें भी 300 यूनिट की जो बिजली है वो आपको फ्री दी जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या था? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इसमें अगेन टारगेट है 1 करोड़ हाउसेज में, हम जो ये पहली स्कीम के अंदर हमने डिस्कस किया वो 1 करोड़ हाउसेज में हम करने वाले हैं। नेक्स्ट, नमो ड्रोन दीदी स्कीम। नमो ड्रोन दीदी स्कीम ये भी एक बार पहले आई है, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था। इससे हम दो चीज़ें एक साथ टारगेट कर रहे हैं। क्या क्या? सबसे पहले तो वुमेन को एम्प्लॉयमेंट, दूसरा एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन। और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू हम इस स्कीम को लॉन्च कर रहे हैं। नाम क्या है? नमो ड्रोन दीदी स्कीम। किसानों को सर्विस प्रोवाइड कराया जाएगा, किसके थ्रू? ड्रोन्स के थ्रू। अब क्या सर्विस प्रोवाइड कराई जा सकती है ड्रोन के थ्रू? तो ड्रोन है, हवा में उड़ता है, तो हवा में उड़ के वो क्या डाल सकता है? पेस्टिसाइड्स हैं वो डाल सकता है, फर्टिलाइज़र डाल सकता है, कम समय में डाल सकता है और कम खर्चे में डाल सकता है। तो ये है नमो ड्रोन दीदी स्कीम, ठीक है। ये जो इनिशियल फेज में सेल्फ हेल्प ग्रुप सेलेक्ट करे गए हैं, तो कितने? 15,000 यहाँ पे आप देखोगे, टू प्रोवाइड ड्रोन्स टू 15,000 सेलेक्टेड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इनिशियली फर्स्ट फेज में इसमें ड्रोन्स प्रोवाइड कराए गए हैं और ट्रेनिंग दी जा रही है। नेक्स्ट, लखपति दीदी स्कीम। देखिए, लखपति दीदी स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। इसी के तर्ज पे आपको स्टेट्स में इनिशिएटिव देखने को मिलेंगे, ठीक है, जहाँ पे वुमेन को ट्रेन करा जा रहा है ताकि वो कम से कम 1 लाख रुपए एक साल में कमा सके। यही ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का है, लखपति दीदी स्कीम। लेकिन इसके आगे राजस्थान आपको लिखा हुआ दिख रहा है। तो टारगेट क्या कर रहा है राजस्थान की? 2 करोड़ रूरल वुमेन को हम एक तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि वो कम से कम 1 लाख रुपए अपना साल का कमा सकें। ये भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू ही ये टारगेट हम कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली क्या होता है? ये एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन होता है जो लोग खुद से बनाते हैं, मतलब किसी का कोई प्रेशर नहीं है, लोग खुद से साथ में आके बनाते हैं। और ये आपको एक कलेक्टिव बार्गेनिंग की पावर देता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग का क्या मतलब होता है कि देखिए, एक इंसान अगर मान लो लोन लेने जाता है बैंक में, तो हो सकता है उसकी इतनी सुनवाई ना हो। लेकिन वहीं अगर मान लो 50 लोग जाते हैं लोन में एक साथ कि हमें लोन चाहिए, और तो उनकी ज़्यादा सुनवाई होगी। इसको बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर। नेक्स्ट, अमृत धरोहर योजना। देखिए, अमृत धरोहर योजना है जो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो अमृत, देखिए, अमृत किससे निकाला गया था? समुद्र से। आपको पता होगा, आपने हिंदू माइथोलॉजी में पढ़ते हैं, अमृत समुद्र से निकाला गया था। मतलब ये कहीं ना कहीं पानी से रिलेटेड आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी क्या बोल रहे हैं कि टू कंजर्व वेटलैंड्स। ऐसी एक तरीके से इस जो इनिशिएटिव में जो हमारे तालाब होते हैं ना, हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 100 वाटर बॉडीज़ को हम कंजर्व करेंगे या फिर रिवाइव करेंगे, रेजुविनेट करेंगे, ठीक है। तो अमृत धरोहर, अमृत यानी कि पानी, तालाब, ऐसे आपके इसको, या फिर वेटलैंड, इससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, PM प्रणाम स्कीम। जो PM प्रणाम स्कीम है ये किस चीज़ से रिलेटेड है? PM प्रणाम स्कीम का टारगेट है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसका जो यूज़ है उसको हम कम करें, नीचे लेके आएँ, रिड्यूस करें उसके यूज़ को, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की तरफ हम बढ़ें, ठीक है। ये है PM प्रणाम स्कीम का टारगेट। नेक्स्ट,
नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इस स्कीम को हम डिटेल में पहले कर चुके हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था, मैंने आपको याद होगा, आपको बताया था मैंने कि 2008 में नरेंद्र मोदी जी जब सीएम थे कहाँ के, गुजरात के, उन्होंने गुजरात में एक फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करी थी। बाद में उसी यूनिवर्सिटी को किस चीज़ का दर्जा दे दिया गया था, नेशनल यूनिवर्सिटी का, और एक एक्ट पास करके उसको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर कर दिया गया था। तो उसी के थ्रू हम अब नया एक तरीके से हमने मिशन लॉन्च करा है, जिसपे हम चाहते हैं कि ओवरऑल हमारे इंडिया में जो फॉरेंसिक्स का लेवल है ना, स्टैंडर्ड है जो, उसको हम इम्प्रूव करें और इन्वेस्टिगेशंस वगैरह में फॉरेंसिक अच्छे से अपना रोल निभाए। नेक्स्ट, नैनो फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम। नैनो फर्टिलाइजर नाम से पता चल रहा है कि ये फर्टिलाइजर है जो कि नैनो स्केल पे बनाया गया, मतलब बहुत छोटा। इसमें क्या कर रहे हैं हम, 50% फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करा रहे हैं किसानों को। कैसे, कौन किसान, जो नैनो फर्टिलाइजर को खरीदेंगे। नेक्स्ट, पीएम विश्वकर्मा स्कीम। पीएम विश्वकर्मा देखिए, विश्वकर्मा कौन थे, विश्वकर्मा किसके भगवान माने जाते हैं, जो आर्टिसंस होते हैं ना, आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, जो ऐसे बोलते हैं कि विश्वकर्मा जी घर बनाया था, किसके, सारे भगवानों के घर किसने बनाया, विश्वकर्मा जी ने। तो उससे आप रिलेट करके याद रखो, आर्टिसन से रिलेटेड है, विश्वकर्मा का नाम आ गया। तो स्कीम मतलब आर्टिसंस, क्राफ्ट्समैन इंगेज्ड इन स्किल्ड वर्क, उनको हम सस्ते लोन प्रोवाइड कराएंगे चीप इंटरेस्ट रेट्स पे। ये है टारगेट पीएम विश्वकर्मा स्कीम का। टोटल 18 ऑक्यूपेशन है इस स्कीम के अंदर, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो हैंडलूम वर्कर्स है ना, उनको कवर नहीं करती है ये स्कीम। इसी से रिलेटेड एक स्कीम और हमने पढ़ी थी, उसका नाम था पीएम विकास। लेकिन जो देखिए, पीएम विकास का भी यही काम है, जैसे इसका काम है ना, उसी तरीके से पीएम विकास का काम है। लेकिन पीएम विकास किसको टारगेट करती है, माइनॉरिटी ग्रुप्स को, ठीक है, माइनॉरिटी ग्रुप्स को टारगेट करती है। एक ऐसी ही दूसरी स्कीम है जिसका नाम है वन धन योजना। ये किसको टारगेट करती है, ये टारगेट करती है हमारे ट्राइबल्स को। तो आप एक साथ में से रिलेट करके स्कीम्स को याद करोगे, रिकॉल करोगे, तो आराम से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट, अस्मिता प्रोजेक्ट। अस्मिता हमारी कैसे बढ़ेगी, जब हम अपनी भाषाओं में पढ़ेंगे, ठीक है, याद रखना कैसे, अस्मिता हमारी कैसे बढ़ेगी, अस्मिता मतलब इज्जत हमारी कैसे बढ़ेगी, ये ट्रिक है कि अस्मिता हमारी कैसे बढ़ेगी, जब हम अपनी भाषाओं में पढ़ेंगे। तो अस्मिता प्रोजेक्ट का टारगेट है कि 22,000 बुक्स को हम भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट करेंगे, उनका अनुवाद किया जाएगा भारतीय भाषाओं में, ठीक है। अस्मिता प्रोजेक्ट कौन है इसमें, इसमें वैसे एक बॉडी भी है जो एक्चुअली जिसके साथ मिलकर कर रहे हैं, लेकिन वो इतना रेलेवेंट नहीं है, बाकी मैंने आपको एक बार पहले भी पढ़ाया था इस बारे में, यहाँ पे एक आपका रिवीजन हो गया। नेक्स्ट, वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट। नाम से पता चल रहा है क्या काम होगा, एक साइंटिस्ट है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे वो काम करेगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली रिसर्च को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में। आप लेटेस्ट में जितने भी स्कीम देखोगे ना एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और एग्रीकल्चर और साइंस से रिलेटेड, वहाँ पे गवर्नमेंट कर क्या रही है, गवर्नमेंट का मानना है कि देखिए हो क्या रहा है हमारे देश में कि रिसर्च तो बहुत हो रही है, रिसर्च हम कर रहे हैं, लेकिन उसका असर हमें फील्ड खेतों में नज़र नहीं आ रहा है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि अगर हम रिसर्च कर रहे हैं ना, तो उसको लैब से फील्ड में लेके जाया जाए, तभी तो फ़ायदा है। वरना रिसर्च करने का फ़ायदा क्या हुआ, देखो अगर आप रिसर्च कर रहे हो, नई नई चीज़ें आप बस लैब में बना के आप बैठ गए, लेकिन उसका फ़ायदा किसानों को मिल नहीं रहा, तो क्या फ़ायदा है ऐसी रिसर्च का। नेक्स्ट, इंडियन फॉरेस्ट एंड टिम्बर सर्टिफिकेशन स्कीम। इंडियन फॉरेस्ट एंड टिम्बर सर्टिफिकेशन स्कीम है, ये एक वॉलेंटरी स्कीम है। इसमें बेसिकली क्या है, देखिए जो प्रोडक्ट्स हैं, जो मतलब बेसिकली एग्रो फॉरेस्ट्री या फिर किसी मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो किससे बन के आया है, जिसमें फॉरेस्ट के थ्रू बन के आया है वो, ठीक है, फॉरेस्ट की किसी भी लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है, कुछ भी जिसमें इस्तेमाल हुआ है, जैसे टिम्बर आप नाम से पता चल रहा है लकड़ी के काम से रिलेटेड है। तो वहाँ पे क्या होगा ना, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा उस प्रोडक्ट को। कब दिया जाएगा सर्टिफिकेट, अगर जिस फॉरेस्ट से ये लकड़ी लेके आई गई है, उस फॉरेस्ट को सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के थ्रू पैदा किया गया है, मतलब वहाँ से सस्टेनेबली प्रैक्टिस फॉलो की जाती हैं। यानी कि ऐसे समझे कि कितने पेड़ों को काटा जा रहा है, कैसे काटा जा रहा है, कितने पेड़ नए लगाए जा रहे हैं, कैसे वहाँ पे अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी मशीनों का, या फिर एनवायरनमेंट का कितना ध्यान रखा जाता है। तो ये सब चीज़ है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको याद रखना है कि एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है, वॉलेंट्री है, प्रोडक्ट के ऊपर लगेगा। तो एक तरीके से वो हो गया कि जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत से प्रोडक्ट्स के ऊपर एक टैग लगा होता है जिस पे लिखा होता है कि इस प्रोडक्ट को बनाते समय किस जानवरों को हार्म नहीं किया गया है। तो अगर कोई जानवरों से प्यार करता है इंसान, तो वो सोचेगा कि यार मैं इस प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि इसमें मतलब एनिमल फ्रेंडली प्रोडक्ट है, ये एनिमल्स के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं हुआ इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। नेक्स्ट, मिष्टी योजना। देखिए मिष्टी योजना है ना, मिष्टी में जो एम है ना, इसका मतलब है मैंग्रोव। मिष्टी में जो एम है उसका मतलब क्या है, मैंग्रोव। तो यहाँ पे हम मैंग्रोव्स को कैसे जो उनका, जैसे मैंग्रोव में अलग अलग तरीके की स्पीसीज़ होती हैं, जानवरों की भी स्पीसीज़ देखने को मिलती हैं, तो उसका एक वहाँ पे हैबिटेट को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अच्छे से, ओवरऑल मैंग्रोव्स को कैसे बचा सकते हैं, उससे रिलेटेड है, ठीक है। टू कंजर्व मैंग्रोव फॉरेस्ट इन कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया, यह है मिष्टी योजना का टारगेट। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट। नाम से पता चल रहा है किस चीज़ से रिलेटेड है, आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम है, ये खुद से बना रहे हैं हम, नेचुरल नहीं है। और रीफ क्या होती है, जिससे आपने पता होगा कोरल रीफ्स होते हैं। तो ऐसे ही रीफ के 2-3 तरीके होते हैं। कौन कौन सी रीफ होती है, एक तो सिंपल रीफ होती है,
ठीक है, एक बैरियर रीफ होती है, एक पैच रीफ होती है, एक अटॉल होता है। तो ठीक है, यहाँ पे आर्टिफिशियल रीफ्स की बात करी जा रही है। ये डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने चलाया है। कहाँ पे? बेसिकली ये मतलब जहाँ जहाँ पे हमारे इंडिया में रीफ आपको देखने को मिलेगी। रीफ कहाँ कहाँ देखने को मिलती है आपको रीफ देखने को मिलेगी आपको इसके केरला मतलब तमिलनाडु के आसपास का जो एरिया वहाँ पे देखने को मिलती है। अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलती है। रण ऑफ कच्छ के पास गल्फ ऑफ कच्छ है, वहाँ देखने को मिलेगी। रीफ आपको वहाँ देखने को मिलती है जहाँ पे नदी का पानी यानी कि फ्रेश वाटर नहीं होना चाहिए वहाँ पे। नेक्स्ट, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। देखिए, मिशन इंद्रधनुष 2 हैं हमारे इंडिया में, एक तो बैंक से रिलेटेड है और एक टीकाकरण से रिलेटेड है। अब इसको इंद्रधनुष क्यों बोलते हैं, इसको याद रखने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। एक्चुअली इसमें ना 7 वैक्सीन है, 7 वैक्सीन, और इंद्रधनुष में भी कितने कलर? 7 कलर, इसलिए इसको इंद्रधनुष कहा जाता है। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष। बस इतना ही पूछा जाएगा आपसे इससे कि ये मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेटेड है, तो ये टीकाकरण से रिलेटेड है, वैक्सीनेशन से। इसमें बेसिकली इस बार हम बच्चों को और प्रेग्नेंट वुमेन को टारगेट कर रहे हैं लास्ट में। ठीक है, एक प्रेग्नेंट वुमेन के रिकॉर्ड रखने के लिए एक यूविन करके एक प्लेटफॉर्म भी सरकार ने बनाया है। यूविन, जैसे कोविन था ना कोविड के लिए, ऐसे यूविन बनाया गया है। नेक्स्ट, माहिर मिशन। माहिर मिशन है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हम कैसे पावर सेक्टर में इंक्रीज़ करें उससे रिलेटेड है। बस इतना ही काफ़ी है इससे। लीन प्लान। लीन प्लान क्या है कि लीन एमएसएमई, ठीक है, लीन ऐसे होता है ना, लीन बॉडी बनानी है, तो लीन बॉडी बनानी है, तो लीन मतलब अच्छी बॉडी, एकदम फिट बॉडी। तो वैसे ही एमएसएमई के लिए हम क्या करते हैं, अच्छी जो एमएसएमईज हैं वो कॉम्पिटिटिव हो जाएं। जब कंपटीशन में कोई बंदा पार्टिसिपेट करता है तो उसके कहते हैं ना कि एकदम लीन बॉडी बनानी पड़ती है, अगर मान लो रनिंग में आपको जीतना है। तो वैसे ही अगर एमएसएमई है उनको आगे बढ़ना है तो चैंपियन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, लीन बॉडी बनानी पड़ेगी। तो इससे आपको 2 चीज़ें याद हो गई क्या, एक है चैंपियंस पोर्टल, वो भी एमएसएमई से रिलेटेड ही है, और एमएसएमई जो कम्पीट करेंगे एक दूसरे से और उनको अवार्ड दिया जाता है चैंपियंस पोर्टल के थ्रू, उनको ट्रैक करा जाता है। तो चैंपियन बनने के लिए आपको लीन बॉडी बनानी पड़ेगी। तो लीन और एमएसएमई और चैंपियन पोर्टल सारे आपको एक साथ याद हो गए। ठीक है, नेक्स्ट, प्रेरणा प्रोग्राम। प्रेरणा प्रोग्राम है जो ये बेसिकली क्या है, देखिए जैसे मैंने आपको अस्मिता बताया ना, अस्मिता में क्या है, अस्मिता किस चीज़ से बढ़ेगी, जब हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे तब हमारी अस्मिता बढ़ेगी। तो उसमें हम अपनी भाषाओं में ट्रांसलेट कर रहे हैं। प्रेरणा के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, प्रेरणा कैसे, प्रेरणा हमें किससे मिलती है, अपने माँ बाप से या फिर किसी बड़े बड़े लीडर से। प्रेरणा कैसे मिलती है, जब हम उनकी वैल्यूज़ को अपने अंदर डालते हैं, वैल्यूज़ को इंटरनलाइज करते हैं। तो इंडियन वैल्यूज़ हैं जो उनको एजुकेशन में डाल रहा है। इंडियन वैल्यूज़ क्या है, अहिंसा, ठीक है, अहिंसा इंडियन वैल्यू है। किसी को चोट नहीं पहुंचाओ, चोरी मत करो, ठीक है, ये हमारी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और वसुदेव कुटुंबकम ये हमारी वैल्यू है। ठीक है, शीलम परम भूषणम यानी कि कैरेक्टर इज़ द हाईएस्ट वर्चू, ये हमारी वैल्यूज़ हैं। तो इनको हम अपने जो हमारी हेरिटेज की वैल्यूज़ हैं, इंडियन वैल्यूज़ हैं, उनको हम एजुकेशन सिस्टम में कैसे डाल सकते हैं, ये है प्रेरणा प्रोग्राम। अच्छा, मैं रिवाइज कराता हूँ। जैसे प्रेरणा था, ऐसे ही अभी हमने एक और क्या पढ़ा था, प्रणाम। कंफ्यूज नहीं होना है, प्रेरणा अलग है, प्रणाम अलग है। प्रणाम किससे लिया था, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नीचे लाना है, हमें कम करना है। मिस्टी क्या था, मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स का क्या करना है हमें, कंजर्वेशन। नेक्स्ट, डिजिटल। देखिए ये स्टेट से रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार नज़र मार लेते हैं क्योंकि कभी कभी एक आधा क्वेश्चन होता है जो दूसरे स्टेट से आ जाता है। तो डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने चलाया है। जो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बच्चे, मतलब आजकल स्क्रीन ऑन टाइम बढ़ गया ना लोगों का, ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, तो उसको कैसे हम डिजिटल लाइफ को हेल्दी कर सकते हैं, वो उससे रिलेटेड है डिजिटल डिटॉक्स। नाम से पता चला डिजिटल डिटॉक्स है, मतलब डिटॉक्स मतलब जब किसी चीज़ कोई हमारे अंदर टॉक्सिन्स चले जाते हैं उनको निकालने का जो तरीका होता है उसको डिटॉक्स बोलते हैं। तो डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव। घर घर सोलर इनिशिएटिव, इसमें तो खैर नाम से पता चल रहा है कि घर घर सोलर, मतलब हर घर में सोलर लगा देंगे। तो टाटा पावर करके कंपनी है वो इसको इनिशिएटिव को लीड कर रही है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो यूपीपीसीएस के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे बीपीएससी के लिए। अग्नि इनिशिएटिव, अग्नि इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए गवर्नमेंट आप बहुत फोकस कर रही है कि कैसे हम जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है ना, हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या है, जैसे आयुष, आयुष में क्या था, आयुर्वेद, योगा और यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, हम इसको कैसे एविडेंस बेस बनाएं। ठीक है, होता क्या है कि जब भी हम कोई भी इलाज ऐसा होता है ना, फेमस हो जाता है कि भाई आयुर्वेद के थ्रू इलाज हो रहा है, तो जो एलोपैथी के डॉक्टर्स होते हैं ना, ये एमबीबीएस डॉक्टर वगैरह, वो उसको क्वेश्चन करते हैं कि ये कोई इसका एविडेंस नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करा गया है, इनको नहीं फॉलो करना चाहिए, रिस्की है और ये सब। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है ना, गवर्नमेंट एविडेंस बेस बनाना चाह रही है अब अग्नि इनिशिएटिव के थ्रू, किसको, ट्रेडिशनल मेडिसिन को। और आपको मैंने एक चीज़ और क्या बताई थी, गुजरात डिक्लेरेशन, याद करो। ठीक है, रिवाइज आप अच्छे से कर रहे हो तो सब याद आ रहा होगा आपको। गुजरात डिक्लेरेशन क्या था, गुजरात डिक्लेरेशन WHO की एक मीटिंग हुई थी, कहाँ पे, ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए गुजरात में। ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में हुई थी मीटिंग, उसमें एंड में गुजरात डिक्लेरेशन बना था, जिसने क्या बोला था कि कैसे हम ट्रेडिशनल मेडिसिन को
इंडिया में और अच्छे से ग्लोबली भी मतलब प्रमोट करेंगे। और उसमें एक चीज़ बोली थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कि 40% जो दवाइयाँ होती हैं ना उनका ओरिजिन एक्चुअली नेचुरल चीज़ों से ही होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेनिसिलिन है, तो पेनिसिलिन है जो ये क्या है, नेचुरली तो है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन ही थी जो ये फंजाई ने कैसे बैक्टीरिया को मारा, इसी से तो बनी सिफेंस पेनिसिलिन। अग्नि का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, आयुर्वेदा ज्ञान न्याय पुण्य इनिशिएटिव, न्याय पुण्य इनिशिएटिव। नेक्स्ट मेडटेक मित्रा इनिशिएटिव। मेडटेक मित्रा इनिशिएटिव बेसिकली इसमें क्या करा जा रहा है, रिसर्च नॉलेज रीजनिंग ओवरऑल एक तरीके से कैसे रिसर्च करना इंडिया में ईजी कर दिया जाए, यही है ये जो यंग टैलेंट है वो, ताकि आराम से रिसर्च में इन्वॉल्व हो सके। मेडटेक मित्रा इनिशिएटिव। स्किल्स ऑन व्हील्स। स्किल्स ऑन व्हील्स क्या करना है बेसिकली, स्किल्स ऑन व्हील्स आपको पता है कि लोगों को कैसे हम लोगों को अप्रोच करके उनको हम स्किल्स प्रोवाइड करें। तो ये NSDC है, जो NSDC आपको पता है गवर्नमेंट ने जब स्किल इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च करा था तब बनाया था इसको। ये 60,000 यूथ को अगले 5 साल में ट्रेन करेगी। नेक्स्ट मेरा गांव मेरी धरोहर। मेरा गांव मेरी धरोहर क्या लग रहा है कि ऐसा लग रहा है ना गांव के कुछ कल्चर से रिलेटेड बात हो रही है, तो हम गांव की जितनी भी कल्चरल प्रैक्टिसेस होती है ना उन सबको वर्चुअली मैप करेंगे। ये है मेरा गांव मेरी धरोहर इनिशिएटिव। अब देखिए पढ़ना करंट अफेयर कैसे पढ़ना, जैसे ही यहाँ पे आया ना मेरा गांव मेरी धरोहर, धरोहर वर्ड नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, यार धरोहर मैंने कहाँ पे पढ़ा है, पहले कहाँ पे पढ़ा था हमने धरोहर, अमृत धरोहर। क्या बताया था मैंने, अमृत कहाँ से बन रहा है, पानी से। तो अमृत धरोहर क्या था, वेटलैंड को कैसे, वाटर बॉडीज़ को रिवाइव करना है, वेटलैंड को कंजर्व करना है। ऐसे ही याद रहती हैं चीज़ें, बार बार रिकॉल करो तभी याद होगा। सागर परिक्रमा, सागर देखिए सागर इनिशिएटिव है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एक सागर इनिशिएटिव है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो आसपास के हमारे देश है ना उनके साथ कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं इंडो पैसिफिक में, खासकर इंडियन ओशन में। वैसे ही सागर परिक्रमा है, ये ओवरऑल जो हमारे इंडिया में लोग फिशरीज़ में इन्वॉल्व है ना उन सब के हम समस्याओं को सुने, उनकी समस्याओं को सॉल्व करें। तो ऐसे ही एक आउटरीच प्रोग्राम है जहाँ गवर्नमेंट चाहती है कि जो लोग भी फिशरीज़ में कोई भी समस्या फेस कर रहे हैं वो हमें बताएं और हम उसको समस्या का समाधान करेंगे। कहाँ से लॉन्च करा गया इसको, मदक्करा केरला से। 75-25 इनिशिएटिव। 75-25 का मतलब क्या है यहाँ पे, 75 मिलियन लोग 2025 तक क्या करेंगे हम, 75 मिलियन लोगों का 2025 तक क्या करने वाले हैं, हाइपरटेंशन डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से एक तरीके से मुक्त करने के लिए जो हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर हैं वहाँ पे उनके लिए एक तरीके से सुविधाएं बनाई जाएंगी ताकि वो आराम से अपना इलाज कर सकें, कंसल्ट कर सकें वहाँ पे डॉक्टर से। हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, और डायबिटीज़ जिसको हम नॉर्मली शुगर बोल देते हैं। तो इन बीमारियों से लोगों को निजात दिलाना चाहती है गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर के थ्रू। 75-25 इनिशिएटिव, 75 मिलियन लोग कितने कब तक, 2025 तक। नेक्स्ट AI एंकर। AI आपको पता ही है आजकल हर चीज़ में AI लगा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंकर क्या होता है, जो वो न्यूज़ सुनाता है, ठीक है, TV चैनल्स पे। तो AI एंकर है, एक का नाम है कृष, एक का नाम है भूमि। कौन से चैनल पे, DD किसान पे। क्या करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे लोगों को। तो एक तरीके से एक कार्टून टाइप एक कैरेक्टर बन जाएगा जो इंसान की तरह लगेगा देखने में, और वो क्या करेगा, न्यूज़ पढ़ेगा। क्या क्या नाम रखे हैं, कृष और भूमि। कृषि एक तरीके से कृषि हो गया, कृषि करने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, भूमि की, भूमि पे तो करी जाती है ना कृषि। और किस चैनल पे आएगा, DD किसान। किसान कृषि भूमि, आराम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट मेजर ऐप्स, कौन कौन सी ऐप हैं, देखिए सेबी का ऐप है सारथी 2.0, ठीक है। एक आपको याद रखना है, ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही पूछा जाएगा कि किसका ऐप है। सेबी का ऐप है सारथी 2.0। एक सेबी का ना स्कोर्स करके भी ऐप मतलब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आपको कोई कंप्लेंट है सेबी से रिलेटेड तो आप कर सकते हो स्कोर्स प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। ऐसे ही सारथी 2.0 भी एक मोबाइल ऐप है जहाँ पे आप सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड है जो सेबी, इससे रिलेटेड अपनी जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसको आसान करता है आपका। लोकपथ मोबाइल ऐप, ये किसने लॉन्च करा है, MP के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं, जो PWD डिपार्टमेंट होता है ना, जो मतलब सड़क वगैरह का ध्यान रखता है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उसको आप डायरेक्टली कहीं पे गड्ढे वड्ढे हैं रोड पे तो उनकी फ़ोटोज़ भेज सकते हो, ठीक है, वो फिर उसको सही करके जाएंगे। लोकपथ मोबाइल ऐप। सक्षम ऐप, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा था। मैंने आपको देखिए पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि जो लोग 40% डिसेबल हैं, एक्चुअली इंडिया में जो लॉ है ना डिसेबिलिटी से रिलेटेड, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ये 2016 में एक्ट आया था। इस एक्ट में डिसेबल किसको माना जाता है, जो मिनिमम 40% डिसेबल हो वो डिसेबल कहलाता है, ठीक है। अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% है, 40% से कम है तो आप डिसेबल की कैटेगरी में नहीं आओगे। डिसाइड कौन करता है 40%, ये डिसाइड करके बताएगा मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि डॉक्टर। तो सक्षम ऐप के थ्रू हमने क्या करा था, जो या तो आपकी उम्र 85 साल से ऊपर है या फिर आप 40% डिसेबल हो,
तो आप घर बैठे वोट कर सकते हो, ठीक है। ये था क्या, सक्षम ऐप। सी विजिल ऐप के थ्रू गवर्नमेंट, इसने इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली जो इलेक्शन हुआ था उसमें निगरानी रखी थी। मतलब आप कोई भी इंसान कंप्लेंट कर सकता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अगर उसको लग रहा है कि वायलेट हो रहा है तो कंप्लेंट कर दो। विजिल का मतलब ही होता है, विजिल का मतलब क्या होता है, विजिल का मतलब होता है ध्यान रखना किसी का, एक तरह किसी पे निगरानी रखना। और सी मतलब सिटीजन, तो सिटीजन विजिलेंस रखेंगे किस पे, कि मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट सही से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। नाम से ही मतलब, नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए, सिटीजन विजिलेंस रख रहे हैं। नेक्स्ट, संज्ञान मोबाइल ऐप, ये किसने लॉन्च करी है, मनोज यादव, आरपीएफ डायरेक्टर जनरल। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आरपीएफ का एग्जाम दे रहे हो तब इंपॉर्टेंट है। संज्ञान मोबाइल ऐप ये भी क्या करेगा, ये लोगों को पढ़ाएगा किसके बारे में, नए क्रिमिनल लॉज के बारे में। कौन से लोगों को, जो आरपीएफ में काम करते हैं, आरपीएफ पर्सनल को। 3 नए क्रिमिनल लॉ है ना हमारे, बीएनएस सब पढ़ लिया है हमने पहले ऑलरेडी, है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, और इसके अलावा एक जो सीआरपीसी को वो रिप्लेस करता है, एक फिर किसको रिप्लेस करता है, एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम। अस्मिता फिर से मैंने यहाँ पे रिपीट करने के लिए लिखा हुआ है, क्या था अस्मिता, जो हमारी 22,000 बुक्स को ट्रांसलेट करेगा इंडियन लैंग्वेजेस में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है अस्मिता वाला ना, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अनुवादिनी ऐप। अनुवादिनी ऐप अगेन वही ट्रांसलेशन से रिलेटेड है, इसलिए मैंने अस्मिता यहाँ पे लिखा हुआ था। इसमें भी क्या होगा, जो स्टडी मटेरियल है उसको इंडियन लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करा जाएगा बच्चों को, और हायर इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में भी और हायर इंस्टीट्यूशन में भी, ताकि वो इंडियन लैंग्वेजेस में भी पढ़ सकें। ई साक्षी ऐप, ई साक्षी ऐप क्या है, देखिए एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, एमपी लेट्स, जिसमें हर एमपी को 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं हर साल अपने एरिया में डेवलपमेंट कराने के लिए। वो डेवलपमेंट के लिए खुद से डिसाइड कर सकते हैं किस तरीके की डेवलपमेंट करानी है, उसमें भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। काफ़ी पुरानी स्कीम है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है इसके ऊपर। तो ई साक्षी ऐप के थ्रू जो ये फंड है ना, कहाँ इनका कैसे इस्तेमाल हो रहा है उसको ट्रैक करा जा सकता है। ग्राम मानचित्र ऐप, ग्राम मानचित्र ऐप देखिए, अगर आपने एक टीवी सीरीज है पंचायत, उसमें आपने देखा हो ना, तो उसमें अभी जो लेटेस्ट सीजन था उसमें कुछ ऐसा होता है कि गांव होता है वहाँ पे फुलेरा गांव में क्या होता है कि एक साइड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, एक साइड में कम डेवलपमेंट होती है। एक बंदा होता है जो ऐसा इल्ज़ाम लगाता है कि आप पक्षपात कर रहे हो। तो ग्राम मानचित्र ऐप ना, इसको ऐसे याद रख सकते हो आप। इसमें क्या करेगा, ग्राम पंचायत ये देख सकती है स्पेशल प्लानिंग, यानी कि किस एरिया में कितना डेवलपमेंट हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, ताकि एक तरीके से मान लो ये गांव है पूरा, तो ऐसा ना हो कि गांव के किसी एक हिस्से में डेवलपमेंट हो रहा है, कोई एक हिस्सा है जहाँ पे कुछ काम ही नहीं हो रहा है। तो वो सब देखने के लिए ग्राम मानचित्र ऐप, ठीक है, पंचायत वेब सीरीज से रिलेट करके याद रख सकते हो। नेक्स्ट, पात मित्रो ऐप, ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, जूट फार्मर को एमएसपी प्रोवाइड करने से रिलेटेड है, ठीक है। पात मित्रो ऐप, नाम से थोड़ा अजीब है, पता नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा बंगाली सा लग रहा है ना सुनने में, पात मित्रो ऐप बंगाली लग रहा है, तो बंगाल में क्या होता है, जूट होती है सबसे ज़्यादा। सरपंच संवाद ऐप, नाम से पता चल रहा है सरपंच से कुछ बातचीत करने का तरीका है। टू एम्पावर ग्रास रूट लीडर्स एंड कम्युनिकेट विद विलेज हेड्स, जो विलेज हेड के थ्रू आप डायरेक्टली बात कर सकते हो इस ऐप से। सरपंच संवाद कहाँ किसने लॉन्च किया, असम की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। नेक्स्ट, एनकोर ऐप, एनकोर देखिए इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है, ऊपर मैंने देखा था, एक तो सी विजिल लॉन्च करी थी, ठीक है, सी विजिल लॉन्च करी थी ना, सिटीजन विजिलेंस कैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कर सकते हैं। वैसे ही एनकोर ऐप है जिसमें इलेक्शन मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई और वोटर टर्नआउट कितना हुआ, कितनी काउंटिंग, रिजल्ट वगैरह सबको सिंप्लीफाई करने के लिए एनकोर ऐप लॉन्च करी थी किसने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। उल्लास ऐप, उल्लास ऐप किससे रिलेटेड है, इसमें बेसिक लिटरेसी दी जाएगी लोगों को, किसके रिलेटेड, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है। उल्लास ऐप ये एक मिशन केरला में भी लॉन्च करा गया था जिसको अक्षया मिशन बोलते हैं, अक्षया। और आपको पता होगा केरला इंडिया का पहला 100% डिजिटल लिटरेट स्टेट है, ठीक है। तो उसी तर्ज पे एक तरीके से ये स्कीम है, मतलब ऐप है उल्लास ऐप, जहाँ पे लोगों को बेसिक लिटरेसी दी जाएगी, लोगों को टू डेवलपिंग टेक्निकल कैपेबिलिटी, यानी कि टेक्निकल लिटरेसी बढ़ाई जाएगी लोगों के अंदर। ई सरस ऐप, ई सरस ऐप है, ये है क्या करेगी, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो उनके प्रोडक्ट्स को कैसे हम ई कॉमर्स के थ्रू, मतलब कैसे वो अपने प्रोडक्ट को आसानी से ऑनलाइन बेच सकते हैं, ये उसकी हेल्प करेगी सेल्फ हेल्प ग्रुप को, ई सरस ऐप। मेघदूत ये आईएमडी जो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसका ऐप है। ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली कैसे टाइमली जो किसान हैं उनको वेदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हमने एक और टॉपिक पढ़ा था, किसका नाम था उसका, मिशन मौसम। मिशन मौसम में क्या होगा, मिशन मौसम में हम आर्टिफिशियल क्लाउड्स बनाएंगे और उनको स्टडी करेंगे कि कैसे हम क्लाउड की जो ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लाइटनिंग वगैरह क्यों होती है, कैसे होती है, किस टाइम होगी, वो सब हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश तो ये भी कर रहे हैं कि कैसे हम इसको चेंज कर सकें, टाइमिंग और जगह लाइटनिंग की। इसके अलावा हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो वेदर है ना उसको बहुत एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकें, कि एक छोटे से एरिया में बता सकें कि इस एरिया में बारिश होगी कि नहीं होगी।
अभी क्या होता है ना, अभी ऐसे बता देता है मौसम विभाग कि दिल्ली में, साउथ दिल्ली में बारिश होगी। अब साउथ दिल्ली बहुत बड़ा है, तो अभी ऐसे बता दी जाएगी कि छतरपुर में होगी कि नहीं होगी, महरौली में होगी कि नहीं होगी, साकेत में होगी कि नहीं होगी, ऐसे छोटे छोटे एरियाज में बता दिया करेगा फिर बाद में। नीतीश, ये नीतीश पढ़ा था ना हमने, जैसे देखिए नीतीश बताया था मैं, नीतीश क्या डिवाइस, नीतीश कौन है, नीतीश कुमार, बिहार के सीएम। तो उन्हीं के नाम पे ये उन्होंने डिवाइस का नाम रख दिया। ये एक छोटा सा डिवाइस है जो आप गले में पहन सकते हो, डाल सकते हो पेंडेंट की तरह, और ये आपको अलर्ट देगा जब कहीं पे लाइटनिंग या बाढ़ वाड़ की कुछ समस्या होगी। तो दामिनी, ये भी, ये दामिनी है जो, ये भी लाइटिंग अलर्ट से रिलेटेड है। और एक न्यूज़ और है इससे रिलेटेड, उड़ीसा गवर्नमेंट है ना, वो पाम ट्री लगा रही है लाइटिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों से, क्योंकि उड़ीसा में सबसे ज़्यादा लाइटिंग होती है हमारे इंडिया में। ये भी ज्योग्राफी में पूछा था कि सबसे ज़्यादा लाइटिंग कहाँ होती है, उड़ीसा में। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना है, उड़ीसा वाला भी। पाम ट्री कौन सा गवर्नमेंट लगा रही है, उड़ीसा गवर्नमेंट। क्यों लगा रही है, लाइटनिंग से बचने के लिए। और लाइटनिंग से रिलेटेड क्या है, दामिनी। लाइटनिंग से बचने के लिए बिहार में नीतीश। नेक्स्ट, संकलन ऐप। संकलन ऐप अमित शाह जी ने ये संकलन ऐप लॉन्च करा था। संकलन ऐप का काम क्या है, ये बेसिकली जो पुराने और नए क्रिमिनल लॉज है ना, भारतीय न्याय संहिता और पुराना क्या था आईपीसी, उनके बीच में एक लॉ, मतलब एक तरीके से ब्रिज की तरह काम करेगा, ट्रांजिशन में हेल्प करेगा संकलन ऐप, ताकि लोगों को हेल्प कर सके कि पहले प्रोविज़न कौन से सेक्शन में था, अब वो कौन से सेक्शन में है। नेक्स्ट, मेजर कैंपेन्स। हमारा संविधान हमारा सम्मान। देखिए जो आज का लेक्चर है ना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ों को बार बार रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें से ये लगा लो कि आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ना 100% आएंगे। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आज का, क्योंकि स्कीम हो गए, मेजर कैंपेन्स हो गए, एप्लीकेशंस वगैरह, इनसे क्वेश्चन बनता है, हर साल बनता है। हमारा संविधान हमारा सम्मान। देखिए संविधान की जहाँ पे बात, संविधान को बचाने या फिर उससे रिलेटेड कुछ बात है ना, तो समझ जाओ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इसको चला रहा है। क्या कर रहा है बेसिकली कि कैसे हम जो कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग है ना, लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अवेयर हों अच्छे से, अपने राइट्स के बारे में लोगों को पता हो, उसका काम है ये हमारा संविधान हमारा सम्मान। लेकिन नॉर्मली इतने आसान आते नहीं हैं पेपरों में, ठीक है, बहुत आसान है, कोई भी समझ जाएगा इससे। प्ले ट्रू कैंपेन। प्ले ट्रू मतलब देखिए खेल में इंसान कैसे खेलना चाहिए, एकदम सच्चे उससे तरीके से खेलना चाहिए, ये कहना चाह रहा है ये। खेल से रिलेटेड है ये तो सब समझ गए। ट्रू यहाँ पे आ रहा है तो इसका मतलब है किससे रिलेटेड है, बेसिकली ये बोल रहा है कि जो खेल है ना वो फेयर तरीके से होना चाहिए। और ये कौन काम देखता है इंडिया में, एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा, ये देखती है। नाम से पता चल रहा है खैर इसका काम क्या है, वो ये क्लीन स्पोर्ट्स होना चाहिए, एंटी डोपिंग प्रैक्टिसेस को यहाँ पे अवेयरनेस लाई जा रही है कि कोई भी ऐसा ड्रग्स मत लो जिससे आपकी परफॉर्मेंस इन्हांस हो जाए। नेक्स्ट, नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन। डायरिया, देखिए डायरिया क्या होता है, जो लूज मोशन जिसको बोलते हैं ना नॉर्मली, वो डायरिया होता है। डायरिया का नाम ही लूज मोशन है। दूसरा, कॉलर नाम की एक बीमारी होती है, उसमें अक्सर बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हो जाते हैं लोगों को। तो इसमें क्या है बेसिकली, जो बच्चों की डेथ हो जाती है ना बहुत ज़्यादा डायरिया की वजह से, वो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, वो टारगेट है इसका। और नॉर्मली आपको पता होगा डायरिया में क्या दिया जाता है, ORS। अच्छा, ORS दिया जाता है डायरिया में। और ORS मतलब कैसे बनाना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। ORS वैसे एक इंडियन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको इन्वेंट करा था। आपका आज का ये होमवर्क है कि एक बार आप चेक करो कि कौन इंडियन साइंटिस्ट है जिसने ORS को बनाया था, डिस्कवर किया था, या फिर उसने इन्वेंट करा था। माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन, ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही याद रखोगे तभी भी काफ़ी है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। ये जैसे लखपति दीदी है ना, उसी की तर्ज पे आसाम गवर्नमेंट का है। इसमें भी 1 लाख कमाने के लिए लोगों को सक्षम करा जाएगा, महिलाओं को। 40 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को टारगेट करता है ये, ठीक है। क्या है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता। जहाँ पे उद्यम वर्ड आ गया ना, उद्यम का मतलब क्या होता है, एक तरीके से एंटरप्राइज, कंपनी की बात हो रही है, मतलब ठीक है। तो लोगों को सक्षम बनाने की बात हो रही है। अच्छा है, मतलब लोगों को डायरेक्ट पैसा देने से अच्छा है उनको सक्षम बनाओ। PM जनमन कैंपेन। देखिए PM जनमन मैंने आपको बताया था पहले भी, ये स्कीम बहुत अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। मैंने बताया था कैसे 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन हम करने वाले हैं। हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, उसके अलावा आपका सोशल जस्टिस हो गया, और आपके हाउसिंग हो गए, अच्छे घर हो गए, उसके अलावा टीकाकरण जैसी चीज़ें हो गई, ठीक है, अच्छे टीचर्स वगैरह प्रोवाइड कराना, इस सब हॉलिस्टिकली कवर करेगा ये PM जनमन कैंपेन। सारे सोशल इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं उनके ऊपर काम करेगा। कौन से मिशन के अंदर है ये, PMPVTG मिशन, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। कितने PVTG हैं इंडिया में, 75। वाटर स्मार्ट किड कैंपेन, गवर्नमेंट ऑफ मेघालय ने चलाया है ये। जो छोटे बच्चे हैं और यूथ हैं उसको अवेयर करने के लिए वाटर कंजर्वेशन के बारे में। इंडिया में 2 जगह वाटर कंजर्वेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, एक तो तमिलनाडु में और एक मेघालय में। तमिलनाडु में तो इसको मैंडेटरी करा हुआ है कि आपको वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा घर में।
नेक्स्ट मेजर पोर्टल्स, एक है स्वाति पोर्टल। स्वाति पोर्टल है ये जो स्टेम कोर्सेज में वुमेन है, जो इंडिया में हाईएस्ट है ग्लोबली स्टेम कोर्सेज, 40% से ज़्यादा इनरोलमेंट है वुमेन का स्टेम कोर्सेज। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये सब होता है स्टेम का मतलब। सिम्स 2.0 पोर्टल, ये स्टील मिनिस्ट्री के है और बेसिकली जो ग्रोथ है मतलब उस कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं ग्रोथ डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री की, उससे रिलेटेड है। निर्माण पोर्टल, देखिए निर्माण पोर्टल है ना जो, ये अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे कोल माइनिंग होती है और आपने सिविल सर्विसेज का यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम निकाल दिया है, तो आपको 1 लाख रुपए की हेल्प दी जाएगी निर्माण प्रोग्राम में। पीएम सूरज या सूरज जैसा आप पढ़ लो, पीएम सूरज पोर्टल, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एम्पावरमेंट एंड सोशल जस्टिस का है। यहाँ पे भी लोन असिस्टेंस दिया जाएगा 15 लाख रुपए का बैकवर्ड क्लासेस को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, तो उनको कैसे आसानी से लोन दिया जा सकता है, उसके लिए पीएम सूरज पोर्टल। एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल, ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है। यहाँ पे जो कैसे लिवेबिलिटी है उसको हम बढ़ा सकते हैं अपने अर्बन एरियाज़ में, यानी कि अर्बन एरियाज़ में क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उससे रिलेटेड है एम्पलीफाई। ठीक है, एम्पलीफाई 2.0। एक ऐसा ही दूसरा स्कीम है अमृत स्कीम के अंदर कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि जो मूसी नदी है ना हैदराबाद में, उसके आसपास जो ड्रेनेज वगैरह है उसको अच्छा करा जाएगा, ताकि जो गरीब लोग हैं अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, पुअर ए लोग हैं, उनकी जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको अच्छा करा जा सके। सुस्वागतम पोर्टल है, ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो लोग हैं वो आए, ई पासिस लें और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट सबसे हाईएस्ट कोर्ट है उसमें देखें कि वहाँ पे सब काम कैसे होता है। ई केयर पोर्टल है जो ये क्या करता है, ब्रिंगिंग बैक द बॉडीज़ ऑफ ह्यूमन स्ट्रैंडेड अब्रॉड। होता क्या है कि बहुत से लोग होते हैं जो दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं, मान लो कोई इंडिया का बंदा है वो यूएई में रहता है, वहाँ उसकी डेथ हो गई, अब उसके परिवार को बड़ी दिक्कत होती है उसकी बॉडी को इंडिया में लाने के लिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये ई केयर पोर्टल लॉन्च करा है जो कि हेल्प करेगा बॉडी को इंडिया में लाने के लिए। चैम्पियंस, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना, चैम्पियंस पोर्टल आ गया यहाँ पे, एमएसएमई का है। मैंने क्या बताया था, चैम्पियन बनने के लिए एमएसएमई को क्या करना पड़ेगा, लीन रहना पड़ेगा। लीन प्रिंसिपल एक्चुअली लीन ना, ये जो आप कभी कॉर्पोरेट में किसी ने काम करा है तो आपको पता होगा, वहाँ पे लीन प्रिंसिपल सिखाए जाते हैं। लीन प्रिंसिपल बेसिकली होता है कि कैसे हम अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये होता है लीन का मतलब। संचार साथी पोर्टल, ये यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव थे, उन्होंने ये लॉन्च करा था। इसका क्या काम है कि कैसे बेसिकली जो फ्रॉड वगैरह होता है ना मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके, साइबर सिक्योरिटी वगैरह इन सब से रिलेटेड है। संचार साथी लोगों को अवेयर करेगा ताकि लोग साइबर फ्रॉड्स वगैरह के चक्कर में ना फंसें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका युवा संगम पोर्टल, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को टारगेट करता है ये, और बस इतना ही काफ़ी है। युवा संगम पोर्टल किसको लॉन्च करता है, टारगेट करता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को। ठीक है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हम बढ़ाना चाहते हैं कि लोगों के बीच में आपसी संबंध अच्छे हों ताकि इंडिया में हारमनी बनी रहे। ठीक है, और लोग एक दूसरे को जानेंगे तभी तो लोगों को पता चलेगा कि डाइवर्सिटी क्या होती है। डाइवर्सिटी होना अच्छी बात है, डाइवर्सिटी से हम किस पे पहुंचते हैं, प्लूरलिज्म पे। प्लूरलिज्म और डाइवर्सिटी में क्या फ़र्क होता है, डाइवर्सिटी तो मतलब है कि बहुत सारी लैंग्वेजेस हो गई, बहुत सारे धर्म हो गए, बहुत सारे खाने पीने के तरीके हो गए, ड्रेस हो गई, ये डाइवर्सिटी है। प्लूरलिज्म होता है जब हम डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं और टॉलरेंस होती है, वहाँ पे लोग एक दूसरे के डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करते हैं, वो होती है प्लूरलिज्म। तो इनमें देखिए जो ये हमारे स्कीम थे, पोर्टल थे, ये सब हो गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, इसलिए मैं चीज़ों को आपको रिवाइज़ भी करा रहा हूँ। तो आपको ना इसको हल्के में नहीं लेना, ये मैं बोलूँगा कि ये 2-3 बार देखो, और जिस दिन आपका पेपर होना उससे 1-2 दिन पहले भी ये वाला ज़रूर देख के जाना। स्कीम्स के बाद में क्या था, कल हमारा ये छोटा सा कंटेंट इसका रह गया था इंटरनेशनल अफेयर्स का, ये देख लेते हैं। देखिए टाइम्स 100 टाइम्स एक मैगज़ीन है, एक्चुअली इंटरनेशनल मैगज़ीन है। टाइम्स मैगज़ीन का हमारी हिस्ट्री से भी कनेक्शन है। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और ये पढ़ा होगा आपने कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को इंटरनेशनल कवरेज मिला था। यही वही मैगज़ीन है टाइम्स मैगज़ीन, इसी ने कवरेज किया था इंडिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेट का। तो ये बहुत पुरानी मैगज़ीन है। तो ये हर साल एक लिस्ट निकालती है, टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल। अब इसने एक स्पेसिफिक लिस्ट निकालना स्टार्ट करा है, एआई से रिलेटेड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल। बाकी इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, तो आपको सबको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें इस बार एक ऐसा बंदा है जिसका नाम इंपॉर्टेंट है, वो है अनिल कपूर। अनिल कपूर का एक केस हुआ था जिसमें अनिल कपूर ने केस कर दिया था एक फर्म के ऊपर कि ये बोल के कि ये लोग मेरे जैसा, इन्होंने एक एआई का कैरेक्टर बनाया और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे नाम पे। तो इस केस को जीत गए थे ये अनिल कपूर जी, इसलिए ये इनको इस लिस्ट में ऐड करा गया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडियंस इन टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, इसमें अनिल कपूर का नाम है, क्योंकि बच्चे गैस नहीं कर पाएंगे ये। जापान सार्डो गोल्ड माइन, ये बहुत पुरानी गोल्ड माइन है, एक टाइम पे ये दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाली गोल्ड माइन हुआ करती थी, और ये कुछ टाइम पहले एक तरीके से, मतलब अब तो खैर काफ़ी टाइम पहले ये बंद हो गई है।
और यूनेस्को ने इसको अब एक कल्चरल हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया है। बस इतना याद रखना है, कल्चरल हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया है किसको, सार्डो गोल्ड माइन को, और ये कहाँ पे है, जापान में है। नेक्स्ट INS ताबर है जो ये रशिया का जो नेवी डे सेलिब्रेशन है उसमें पार्टिसिपेट करने गया था। व्लादिमीर पुतिन खुद ही आए थे, मतलब उन्होंने नेवी डे परेड को, ऑब्वियसली उनकी कंट्री की तो नेवी डे परेड है, तो खुद थे वहाँ पे उसको मतलब देख रेख करने के लिए, चीफ गेस्ट थे वहाँ पे। ये सेंट पीटर्सबर्ग में एक नदी है नेवा रिवर, ठीक है, नेवा रिवर भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। कहाँ पे है ये, सेंट पीटर्सबर्ग में, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया। इतना याद रखना है, INS ताबर गया था, नेवा नदी है, ये पूछी जा सकती है पेपर में, नेवा रिवर कहाँ पे है, सेंट पीटर्सबर्ग। नेक्स्ट देखिए, UN सिक्योरिटी काउंसिल का आपको कंपोजिशन आपने पढ़ा होगा कि 10 इसमें नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं और 5 इसमें परमानेंट मेंबर होते हैं। तो इस बार क्या हुआ है कि इसमें कुछ नई कंट्रीज़ वो ऐड होती रहती हैं, जाती रहती हैं, इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना कि पाकिस्तान फिलहाल मेंबर है UN सिक्योरिटी काउंसिल के, नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो इसमें। बाकी P5 तो फिक्स ही है, हमें पता ही है कौन कौन है उसमें, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, ये तो फिक्स ही हैं इसमें। टर्की है जो, देखिए हाल ही में टर्की को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया। ग्रे लिस्ट किसकी, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। किसकी लिस्ट है ये एक्चुअली में, G7 की। G7 कंट्रीज़ ने ये बना रखी है एक लिस्ट, जिसमें वो जिनके ऊपर उनको शक होता है ना कि ये कंट्रीज़ मनी लॉन्ड्रिंग को प्रमोट कर रही हैं, फाइनेंशियल टेररिज्म को, या फिर टेररिज्म को फाइनेंस कर रही हैं, टेररिस्ट को पैसे देते हैं, उनको ये इस लिस्ट में डाल देते हैं, ठीक है। तो टर्की है जो इसको ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है इन्होंने, ठीक है। एक इनकी ब्लैक लिस्ट भी होती है, ब्लैक लिस्ट में इन्होंने कौन कौन सी कंट्री डाली हुई है, म्यांमार है जैसे, ठीक है, ये डाला हुआ है, ईरान को डाला हुआ है, उसके अलावा इन्होंने नॉर्थ कोरिया को डाला हुआ है ब्लैक लिस्ट में। नेक्स्ट ये बता दिया मैंने आपको, इसमें बाकी थोड़ा ये देख सकते हो कि कब बना था FATF। देखिए G7 का पूछा जाए ना कब बना था, तो ये तो 1975 में बना था, लेकिन जो FATF है ये 1989 में बना था। 39 मेंबर्स हैं इसके, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर्स है। नेक्स्ट साउथ कोरिया, US, जापान, इन्होंने मिलके एक ट्राइलेटरल मल्टी डोमेन एक्सरसाइज लॉन्च की है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, कहाँ पे, बस ये पहली बार हुआ है तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। फ्रीडम ईगल इस ड्रिल का नाम था, और ये जेजू नाम के एक आइलैंड है साउथ कोरिया का, वहाँ पे हुई है, जेजू आइलैंड, ठीक है। नेक्स्ट डेनमार्क्स पायनियरिंग कार्बन टैक्स। देखिए कार्बन टैक्स आजकल ना बहुत न्यूज़ में है। एक तो यूरोपियन यूनियन ने पूरा ही अपना एक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म निकाला है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए भी लॉ लेके आया है। वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस होता है उसके लिए भी ये लॉ लेके आए हैं। तो ये यूरोपियन यूनियन से जो कानून होते हैं ना वो पूछ ले जाते हैं। तो डेनमार्क ने भी एक नया एक कार्बन टैक्स लेके आया है। कार्बन टैक्स किस चीज़ पे लगाया है, ऐसे जानवरों की फार्मिंग के ऊपर जो मीथेन गैस एमिट करते हैं, जैसे गाय होती है, भैंस होती है, और ये पिग्स वगैरह होते हैं ना, ये क्या करते हैं ना, जब ये सांस लेते हैं, क्योंकि रूमिनेंट्स होते हैं और ये जुगाली करते हैं, जुगाली, ठीक है, आपने देखा होगा ना गाय वाय जुगाली करती हैं। तो रूमिनेशन के प्रोसेस में मीथेन गैस रिलीज होती है। तो मीथेन गैस है ये कार्बन मतलब ये ग्रीन हाउस गैस है और ग्लोबल वार्मिंग को ऊपर बढ़ाती है। तो इसलिए डेनमार्क ने इनके ऊपर बोला है कि हम 2030 से टैक्स लगाना स्टार्ट करेंगे। ऐसा करने वाला डेनमार्क दुनिया का पहला देश है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ये आपको रिवाइज करते टाइम इस पर थोड़ा ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है पेपर में, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं पेपरों में। नेक्स्ट इंडिया श्रीलंका कमीशन मैरीटाइम रेस्क्यू सेंटर टू बूस्ट सिक्योरिटी टाइज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस तरीके की चीज़ें तो होती रहती हैं। बाकी मैरीटाइम सिक्योरिटीज़ को अच्छा करने के लिए इंडिया श्रीलंका हैं जो कोऑपरेट कर रहे हैं, करते रहते हैं, पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, इतना कुछ ज़्यादा उसमें वो नहीं है। बस इतना याद रखना कि जो ये कमेटी थी, मैंने आपको लास्ट में बताया था कि इसमें बांग्लादेश को कुछ टाइम पहले ऐड करा गया है, ठीक है, पहले इसमें बांग्लादेश नहीं था, अब ये 5वां मेंबर इसमें बांग्लादेश हो गया है। नेक्स्ट थाईलैंड ने, देखिए थाईलैंड ने क्या पास करा है, मैरिज इक्वलिटी बिल। बेसिकली जो LGBTQ मेंबर्स होते हैं ना, उनको सेम सेक्स मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको बेसिकली इन्होंने अलाउ कर दिया है अपने कंट्री में। अब इंडिया में कौन कौन सी कंट्री हो गई हैं, इंडिया में नहीं, एशिया में ताइवान, नेपाल और थाईलैंड, 3 कंट्रीज़ हो गई हैं जहाँ पे सेम सेक्स मैरिज अलाउड है। इंडिया में अलाउड नहीं है अभी ये। नेक्स्ट वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इनॉग्रेटेड इन चिले में कौन से माउंटेन है, एंडीज माउंटेन रेंज है चिले में, ठीक है, और ये दुनिया की दूसरी हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, मतलब लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट। जैसे हिमालयाज के बाद आप देखोगे तो दूसरे नंबर पे यही आती है, ठीक है, जहाँ पे बड़ी ऊंची ऊंची पीक आपको देखने को मिलेंगी 5000-6000 मीटर तक जाती हुई, ठीक है, ये है हमारा एंडीज। यहाँ पे आप नाम भी देख सकते हो, अटाकामा, टोक्यो बेस्ड है वैसे फर्म जिसने लगाया है यूनिवर्सिटी ने। अटाकामा आपने पढ़ा होगा ना, अटाकामा डेजर्ट, कहाँ पे है अटाकामा डेजर्ट, ये भी चिले में है, दुनिया का सबसे सूखे, मतलब सबसे कम बारिश होती है यहाँ पे। इसके अलावा अटाकामा डेजर्ट, यहाँ पे नाइट्रेट के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, उसके लिए भी फेमस है ये, ठीक है। एल नीनो जब हम पढ़ते हैं तभी पढ़ते हैं कि एल नीनो के टाइम पे क्या होता है, रिवर्स हो जाता है सब, तो अटाकामा डेजर्ट में थोड़ी सी बारिश होती है। कहाँ पे लगाया गया है इसको, चिले में। चिले की जगह का नाम है सेरो चाजानंतोर,
नेक्स्ट EU अडेप्ट फर्स्ट लॉ टैकलिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, अभी बता रहा था ना कि EU के कुछ लॉज हैं वो उन पे ऊपर आ जाता है क्वेश्चन। कौन कौन से लॉज बताए थे? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये यूरोपियन यूनियन लेके आया है। बेसिकली ये क्या करेगा कि जो प्रोडक्ट्स दूसरी कंट्रीज से आ रहे हैं ना उनको असेस करेगा कि ये कितना कार्बन इसने प्रोड्यूस करा होगा और इसका कार्बन फुटप्रिंट क्या है, अकॉर्डिंगली उस पर टैक्स लगाएगा। ठीक है, दूसरा इसका है एक लॉ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, और ये केस का वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस से रिलेटेड। ठीक है, इसको टैकल करने के लिए लॉ लाए हैं। ये वाला जो पेज है ना ये थोड़ा सा ब्लर है, तो आप इस पर मैं आपको, बाकी इसमें कुछ ऐसा आपका होगा नहीं जो मैं आपको बताऊंगा नहीं, सब आपको अच्छे से बताता हूँ, तो इसमें थोड़ा मेरी आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। नेटो की 75th एनिवर्सरी हुई है। नेटो कब बना था? 1949 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम में है। बेल्जियम में कौन सी जगह में? ब्रुसेल्स में। इतना याद रखना है आपको। लेटेस्ट में कौन सी मेंबर एड कंट्रीज़ हुई हैं? स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है, अब तो पहले इसमें 30 मेंबर थे, लेकिन स्वीडन लेटेस्ट जुड़ा है, उसके पहले थोड़े दिन पहले फिनलैंड जुड़ा था, तो टोटल इसमें अब 32 मेंबर हो गए हैं। नेक्स्ट, इंडिया USA कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, ये इंडिया ने USA के साथ साइन किया है। इसमें बेसिकली कुछ ऐसे आइटम्स अगर कुछ है जो इंडिया से इलीगली US पहुंच गया है, वो पहले पहुंचा था या अभी पहुंचा है, कोई भी एंटीक पीस है, तो उसको ये US से इंडिया को वापस कर देगा। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की जो मीटिंग हुई थी ना, कहाँ पे? भारत मंडपम में। मैंने आपको बताया था नरेंद्र मोदी जी गए थे इसको इनॉग्रेट करने के लिए, तो उसकी जो कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट ये साइन करा है किसने? इंडिया USA ने। इसमें वो क्या करेंगे? US विल इशू ए लिस्ट, एक लिस्ट इशू करेगा रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स की, और उनको इंडिया एंड रिटर्न एंड फॉरफिटेड ऑब्जेक्ट्स टू इंडिया एज पर द एग्रीमेंट, यानी कि इंडिया वापस भेज देगा कोई भी ऐसी चीज़ है जो इंडिया से US पहुंच रही है। इंडिया के CAG और नेपाल के ऑडिटर जनरल ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है। बस इतना ही है इस करंट अफेयर में। कतर ने, देखिए कतर का एक काफ़ी न्यूज़ में चला था, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा ना, तो यही पूछा जाएगा कि कौन से देश ने हाल ही में इंडियन जो नेवी पर्सनल थे उनको, नेवी वेटरन्स को फांसी की सज़ा सुना दी थी, मतलब कैपिटल पनिशमेंट, डेथ सेंटेंस सुना दी थी, लेकिन फिर बाद में उनको छोड़ दिया। तो ये कौन सी कंट्री थी? कतर। कतर में FIFA वर्ल्ड कप भी हुआ था, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट FIFA वर्ल्ड कप कहाँ होगा? USA, मैक्सिको और कैरेबियन कंट्रीज़ में। ठीक है, मैक्सिको में स्टार्ट होगा, USA में ख़त्म होगा। थर्ड एडिशन ऑफ इंडस एक्स समिट, इंडस एक्स समिट का थर्ड एडिशन हुआ है। ये किस किस के बीच में हुई है इंडस एक्स समिट? इंडिया और USA के बीच में। कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। इसका जो पर्पज़ क्या है कि इंडिया की जो डिफेंस इनोवेशन है ना, इंडिया की डिफेंस इनोवेशन, IDEX बोलते हैं, इनोवेशन इन डिफेंस एक्सीलेंस, और एक ICET बताया था मैंने आपको पहले, इनिशिएटिव इन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। इन सब के ऊपर हम अपनी बेसिकली ओवरऑल जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ा रहे हैं इसमें। नेक्स्ट, 5th इंडिया फिलीपीन जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन मीटिंग, कुछ खास नहीं है इसमें, बस इतना याद रखना है। कहाँ पे हुई है? मनीला इज़ द कैपिटल ऑफ फिलीपींस। नेक्स्ट, 57th आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, ये होती रहती है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कंट्री याद रख लो, वियतनाम और लाओस, इन कंट्रीज़ में हुई है। टोटल कितने मेंबर हैं आसियान के? 10 मेंबर हैं। 11वां मेंबर अभी ऐड करने की बातें चल रही हैं, जिसका नाम है तिमोर लेस्ते। ठीक है, ये इसका नाम है, इसको ऐड करने की बातें चल रही हैं। नेक्स्ट, आसियान कब बना था? देखिए आसियान 1967 में बना था। इसको ना आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। आसियान क्या होता है? आशियाना घर होता है ना, आशियाना, तो ऐसे ही आशियाना बनने में कितने दिन लगेंगे? 6-7 दिन। 6-7 दिन में आशियाना बन के तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ही 6-7 मतलब 1967, इसको आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, जब ये बना था तो इसमें 5 मेंबर थे, अभी टोटल 10 मेंबर हैं, और अभी 11 हो जाएंगे कुछ टाइम में। एक बार तो न्यूज़ आई थी कि हो ही गए हैं, लेकिन शायद अभी उसमें कुछ नेगोशिएशन चल रहा है, तो अभी 11 हो जाएंगे इसके। ग्लोबल पल्स कॉन्फ्रेंस, पल्स मतलब दाल, कहाँ पे हुई है? दिल्ली में हुई है, बस इतना याद रख लो। एक चीज़ और, यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन है नेफेड के बारे में, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना, वो MSP पे चीज़ें खरीदती है, वीट और राइस वगैरह, जैसे ये जो दाल वाले है, ऑयल सीड वगैरह है, वो नेफेड खरीदता है, मतलब उसको नेफेड हैंडल करता है पूरा। नेक्स्ट, एशिया पैसिफिक फोरम ऑन ह्यूमन राइट्स पे जो एशिया पैसिफिक फोरम है उसका कॉन्फ्रेंस हुआ है, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इसके रिलेटेड एक चीज़ और याद आ गई मेरे को, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है जो हमारा, इसका एक्रेडिटेशन सक्सेसफुली हो नहीं पा रहा है, किसके साथ में? GANHRI। बेसिकली ये ग्लोबल अलायंस है, किसका? नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूट्स का। ये एक्रेडिटेशन एक तरीके से सर्टिफाई करता है जिसको? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस को, अलग अलग कंट्रीज़ के। लेकिन ये 2 साल से इंडिया की जो NHRC है उसको सर्टिफाई कर नहीं रहा है, उसको एक्रेडिटेशन नहीं दे रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है कि जो इंडिया की NHRC है वो सही से काम नहीं कर रही है, इंडिपेंडेंटली काम नहीं करती है, गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है इसके काम में। नेक्स्ट, 20th आसियान इंडिया समिट एंड 18th ईस्ट एशिया समिट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी बस इंडोनेशिया जकार्ता में हुई है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये
करंट अफेयर। आसियान इंडिया समिट कहाँ हुई है? जकार्ता में। बस इतना याद रख लोगे अब काफ़ी है। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 ये कहाँ पे हो रही है? अबू धाबी में हुई है। ये अबू धाबी की कंपनी है फ्यूचर एनर्जी कंपनी, जो एक्चुअली अबू धाबी यूएई में जितना भी क्लीन एनर्जी पे काम हो रहा है ना, एक्चुअली उसको यही कंपनी देखती है मेजरली, तो इसलिए इस कंपनी को यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। बस इतना याद रखना है कि वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट कहाँ हुई है? दुबई में। एक ऐसे ना समिट ऑफ द फ्यूचर भी हो रही है, वो एक्चुअली अभी चल रही है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वो चल रही होगी उस टाइम पे। समिट ऑफ द फ्यूचर कहाँ चल रही है? ये न्यूयॉर्क में। इतना याद रखना है। किससे रिलेटेड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे रेगुलेट करना है, क्या लॉ होने चाहिए, कैसे एथिकली हम इसको आगे डेवलप कर सकते हैं, उससे रिलेटेड है। और बाकी मैंने आपको बताया यूरोपियन यूनियन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लॉ है, वो याद रखना है। उसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में सोशल स्कोरिंग जो समझाया था ना, उसको रिवाइज कर लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, बर्किना फासो ये कंट्री है, बर्किना फासो, माली, नाइगर, ठीक है, नाइजर या नाइगर जैसे बोल लो। इन कंट्रीज़ ने क्विट कर दिया किसको? इकोवास। ये इनका एक लोकल एक ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा सा, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन नेशंस, इकोवास, इसको क्विट कर दिया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इकोवास का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ये किस, बर्किना फासो, माली, नाइगर, ये कंट्रीज़ कहाँ हैं, मतलब बस इतना थोड़ा पूछा जा सकता है आपसे। बस इतना याद रखो कि ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और ये इकोवास क्या है? ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ का एक अलायंस है। बस बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा इससे, अगर आएगा भी तो। इटली ने एग्जिट कर लिया है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, जो मैंने आपको बताया था। इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के दो कंपोनेंट हैं, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड, ये इसके दो पार्ट है। ये आपको दोनों याद रखने हैं, ठीक है। और इटली ने एग्जिट कर लिया है, मैं आपको पहले भी बताया था जब मैंने आपको IMEC के बारे में पढ़ाया था, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, तब मैंने बताया था इटली के बारे में, ठीक है। एक इटली ने एक मातई प्लान भी लॉन्च करा है, वो किस लिए था? याद करो किस लिए था, बताया था ना मैंने। मातई किसके लिए है? अफ्रीका के डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट, भारत मार्ट। देखिए, भारत मार्ट इनिशिएटिव है इंडिया का, कहाँ पे है? दुबई में। मार्ट आप पता चल रहा है कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप है। कहाँ पे स्टार्ट हुआ है इसको? जेबल एली फ्री ट्रेड जोन में, दुबई में स्टार्ट करा है। एक्चुअली चाइना के ना, चाइनाज ड्रैगन मार्ट के नाम से ऐसे फैसिलिटीज़ होते हैं, उसी के तर्ज पे हमने भारत मार्ट स्टार्ट करा है। तो ये चाइना का ड्रैगन मार्ट पता होना चाहिए, भारत मार्ट पता होना चाहिए, और कहाँ पे करा है? जेबल एली फ्री ट्रेड जोन, कहाँ पे? दुबई में। इतना काफ़ी है। नेक्स्ट, रशियन पीस कीपिंग ट्रूप्स स्टार्ट विदड्रॉल फ्रॉम अजरबैजान्स नगोर्नो काराबाख। देखिए, नगोर्नो काराबाख में वॉर हुआ था कुछ टाइम पहले, किस किस के बीच में? देखिए, नगोर्नो काराबाख ना एक ऐसा रीजन है जो डिस्प्यूटेड है, किस किस के बीच में? अजरबैजान एक कंट्री है और दूसरा है अर्मीनिया, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूटेड है। अजरबैजान का कैपिटल है बाकू, अर्मीनिया का कैपिटल है येरेवन, ठीक है। इस वॉर को कौन जीता था? अजरबैजान इस वॉर को जीत गया था, अर्मीनिया हार गया था, ठीक है। तो और वैसे भी ये पहले एरिया जो है ना, ये नगोर्नो काराबाख, ये किसके पास था? अजरबैजान के पास ही था, लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग रहते हैं ना, वो अर्मीनियन है, तो इसलिए लोगों के अंदर भी थोड़ा ये है कि हमें उसमें मिलना है, क्या बोलते हैं, अजरबैजान में। तो यहाँ पे ऐसे रिवॉल्यूशंस होते रहते हैं। तो अभी यहाँ पे वॉर हुआ था, अभी वॉर में अजरबैजान जीत गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, रीज़न डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पे है। अजरबैजान की कैपिटल पूछ सकते हैं, बाकू, मैं आपको पहले बता दिया कि बाकू इंपॉर्टेंट है, कैस्पियन सी के पास पड़ती है ये। अच्छा, कल मैंने आपको एक ट्रिक बताया था टिकरा, कि कैस्पियन सी को कौन कौन सी कंट्रीज टच करती हैं, ठीक है। उसमें वैसे मेरे को अच्छे से याद नहीं है, लेकिन शायद मैंने टी से आपको ना टर्की बता दिया था, तो उसको करेक्ट कर लेना। टर्की नहीं है, ये तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है। टर्की एक्चुअली ब्लैक सी को लगता है, कैस्पियन सी को नहीं लगता। तो यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, ईरान, काजाकिस्तान, रशिया और अजरबैजान। अर्मीनिया लैंडलॉक्ड है, अर्मीनिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, याद रखना है। अजरबैजान कैस्पियन सी को लगता है। यहाँ पे ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में पड़ता है ये नागोर्नो काराबाख रीजन। ब्लैक सी से कौन कौन सी? इसका ट्रिक है टर्की बर्गर, BURGR, ई नहीं लगाना है, ठीक है। ये ट्रिक किसका है? ये है ब्लैक सी को जो कंट्री टच करती है, कौन कौन सी? टर्की, बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, रोमानिया, ये कंट्री टच करती हैं किसको? ब्लैक सी को। इसके अलावा यूक्रेन भी बहुत न्यूज़ में है, तो यूक्रेन को कौन कौन सी कंट्रीज टच करती हैं, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, यूक्रेन वाला। इसके लिए कौन कौन सी कंट्रीज हैं? PRSHARM, परिश्रम, ऐसा कुछ ट्रिक है इसका, परिश्रम। चलो ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, अभी मेरे को खुद रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इसको। नगोर्नो काराबाख रीजन, ये मैं आपको बता दिया। कॉकसिस माउंटेन, ये भी यहीं लोकेटेड है। नेक्स्ट, अजरबैजान, अर्मीनिया, ये बता दिया, ठीक है, हो गया है, मतलब इतना ही काफ़ी है। इसमें ऑयल रिच रीजन है ये नगोर्नो काराबाख, इसलिए लड़ते भी हैं दोनों इसके ऊपर ये। नेपाल इंडिया इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव, ठीक है, संस्कृत कॉन्क्लेव हुई है, कहाँ पे हुई है? काठमांडू में हुई है। बस इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इसके। नेक्स्ट, सऊदी अरेबिया। देखिए, पहली बार हुआ है कि सऊदी अरेबिया ने मिस यूनिवर्स पेजेंट में कौन भेजा है? अपना पार्टिसिपेंट भेजा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं सऊदी अरेबिया से। एक तो यही पूछ सकते हैं कि कहाँ भेजा है, तो मिस यूनिवर्स में भेजा है,
किसने भेजा है? सऊदी अरब ने भेजा है। देखिए एक मिस यूनि और किसको भेजा है? रूमी अल क़हतानी, इनका नाम है रूमी अल क़हतानी, इनको भेजा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड पार्टिसिपेशन में करने कोई सऊदी अरब से औरत गई है, लेडी गई है। और एक चीज़ आपको बताना चाहिए कि मिस यूनिवर्स होता है और एक मिस वर्ल्ड होता है, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है मिस वर्ल्ड में और मिस यूनिवर्स में? देखिए जो मिस वर्ल्ड है ना, ये कैसे याद रखो, वर्ल्ड पे पूरा कब्जा करने की कोशिश किसने करी थी? अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने। तो मिस वर्ल्ड कौन कराता है? अंग्रेज, ब्रिटिशर्स। मिस यूनिवर्स है ये फेमस है एक तरीके से अमेरिका में, लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में, जिन जिन कंट्रीज़ में स्पेनिश बोली जाती है ना थोड़ा बहुत भी, फिलीपींस में भी ये फेमस है, तो वहाँ ये मिस यूनिवर्स ज़्यादा फेमस है। और मिस वर्ल्ड ये ब्रिटेन का है, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन इंद्रावती, ये कहाँ चलाया था हमने? देखिए जैसे हमने कई पढ़े हैं, ऑपरेशन कावेरी ये हमने चलाया था सूडान में, ऑपरेशन गंगा हमें यूक्रेन में चलाया था, ऑपरेशन दोस्त हमने कहाँ चलाया था? दोस्त हमने उसमें चलाया था, ऑपरेशन दोस्त उसमें टर्की और सीरिया में जब भूकंप आया था। तो ऐसे ही ऑपरेशन इंद्रावती, इंद्रावती एक नदी का नाम है इंडिया में, आपको पता होगा, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, ये छत्तीसगढ़ वाले एरिया में बहती है, ठीक है। ऑपरेशन इंद्रावती हमने चलाया है हेती और डोमिनिक रिपब्लिक से अपने बंदों को, लोगों को निकालने के लिए, क्योंकि वहाँ पे गैंग्स के बीच में आपस में लड़ाई हो रही है, उनकी मतलब देश ऐसा है कि गैंग्स ने कब्जा कर रखा है वहाँ पे, कैपिटल के ऊपर ही आपस में लड़ाई होती रहती है, वहाँ पे ड्रग्स वगैरह का बहुत सीन है, ठीक है, बहुत अनसेफ कंट्री बनी जाती है। तो ऑपरेशन इंद्रावती चलाया वहाँ से अपने लोगों को निकालने के लिए। नेक्स्ट पोखारा को नेपाल ने अपनी टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर कर दिया है। ये एक बहुत सीनिक ब्यूटी के लिए फेमस है, मतलब देखने में सुंदर जगह है पोखारा। तो पोखारा जगह कहाँ है याद रखना है, नेपाल ने टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर कर दिया है इसको। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट जगह हैं, कौन कौन सी? बराही घाट और पेहवा लेक। पेहवा लेक से कंफ्यूज नहीं कर जाना, पेहवा नाम की एक्चुअली एक जगह हरियाणा में भी है, उसको पेहवा बोलते हैं, तो ये वो नहीं है, ये नेपाल की पेहवा है, ठीक है। नेपाल होस्ट फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस। देखिए नेपाल ना, मैंने आपको बताया था नेपाल ने सेम सेक्स मैरिज अलाउ कर दी है, जिससे ऐसा लगने लग गया है कि नेपाल थोड़ा फेवरेबल है सेम सेक्स कपल्स के लिए और सेम सेक्स लोगों के लिए, होमोसेक्सुअल लोगों के लिए। तो नेपाल कोशिश कर रहा है कि उनको अपने कंट्री में टूरिज्म के लिए भी अट्रैक्ट करा जाए, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना 3 कंट्री हो गई हैं एशिया की जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया है। यूरोप वगैरह में तो ऑलमोस्ट सब ने कर दिया है, बाकी एशिया में नेपाल है, ताइवान है और थाईलैंड है, ठीक है। ये है एनटीटी, नेपाल, थाईलैंड, ताइवान। बाल्टीमोर, देखिए ये ब्रिज था, एक ब्रिज कोलैप्स कर गया था, इसमें एक शिप था जिस शिप का नाम था डाली, सिंगापुर का शिप था ये टकरा गया था बाल्टीमोर में एक ब्रिज से। ब्रिज का नाम क्या था? फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज। बाल्टीमोर जगह का नाम है, यूएस में एक स्टेट है मैरीलैंड, वहाँ पे पड़ता है ये, बस इतना याद रखना है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसमें। जनरल मनोज पांडे, लेकिन वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि बाल्टीमोर ब्रिज कोलैप्स या फिर ये फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज या डाली शिप, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जनरल मनोज पांडे कौन है? ये आर्मी चीफ हैं। तो ये उज्बेकिस्तान गए थे हाल ही में कुछ टाइम पहले, और उज्बेकिस्तान में इन्होंने इनॉग्रेट करा है एक हाईटेक आईटी लैबोरेटरी, किसको डेडिकेट की है? बेसिकली एक तरीके से हमारे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, 2 अक्टूबर को इनका जन्मदिन होता है, गांधी जी जयंती के वाले दिन ही। और आपको पता होगा ताशकंद जो उज्बेकिस्तान का कैपिटल है, वहीं पे उनकी डेथ हुई थी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूक्रेन पीस समिट कहाँ हुई है? स्विट्ज़रलैंड में हुई है, बस इतना याद रख लें, बहुत है। यूरोपियन पोर्ट अलायंस, ये देखिए यूरोप में ना जो ड्रग्स वगैरह और स्मगलिंग वगैरह होती है ना, वो बहुत ज़्यादा कहाँ पे होती है? बेल्जियम के ऑन्टवर्प नाम के पोर्ट से होती है। ऑन्टवर्प जगह है कहाँ पे? बेल्जियम में। हमारी हिस्ट्री में भी ऑन्टवर्प का नाम आता है। अगर आपने मुगल्स में एक कॉन्सेप्ट था जिसको हुंडी बोलते थे, हुंडी, ठीक है, हवाला का सिस्टम होता था ये, तो ये उस टाइम पे आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में ऑन्टवर्प के बारे में। हुंडी है जो ये चलती थी कहाँ पे? ऑन्टवर्प में भी, इतनी मतलब रेपुटेशन थी उस टाइम पे मुगल एम्पायर की। यूरोपियन पोर्ट अलायंस है, ठीक है, बता दिया मैंने। ड्रग्स वगैरह क्रिमिनल ग्रुप्स हैं वो यूज़ करते हैं इस यूरोप के पोर्ट्स को, खासकर ऑन्टवर्प, बेल्जियम वगैरह के पोर्ट्स को, तो उसको कंट्रोल करने के लिए चलाया गया है। फिलहाल 16 पोर्ट है टोटल इसमें। नेक्स्ट तीरोथ सिंह, देखिए तीरोथ सिंह सियोम कौन थे? ये तीरोथ सिंह सियोम, ये खासी रिबेलियन हुआ था ना 1829 में, खासी रिवोल्ट, उसके लीडर थे ये। अंग्रेज ना खासी हिल से एक रोड बनाना चाह रहे थे, तो उसके अगेंस्ट इन्होंने ये रिवोल्ट किया था। इनको काफ़ी रिस्पेक्ट करा जाता है मतलब बंगाली कल्चर के अंदर। तो वहाँ पे आप देखोगे तो ढाका, बांग्लादेश में एक इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर है ढाका में, वहाँ पे एक मतलब बस्ट बनाया गया है इनका, एक तरीके से प्रतिमा, मूर्ति टाइप लगा लो, वो बनाया गया है तीरथ सिंह सियोम के नाम पे। नेक्स्ट म्यूनिक कहाँ पे? म्यूनिक जर्मनी में है। यहाँ पे सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुआ है, एस जयशंकर ने यहाँ पे अटेंड करा था। इसका थीम था ग्रोइंग द पाई, सीजिंग शेयर्ड अपॉर्चुनिटीज़।
ग्रोइंग द पाई ये एक टर्म होती है, इसका मतलब होता है कि एक तरीके से कैसे हम ग्रोथ कर सकते हैं, और जिसमें ग्रोथ में सब मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ एक तरीके से है ये। नेक्स्ट, ग्रीस लीगलाइजेस, ये सेम सेक्स मैरिज को कोई ना कोई लीगलाइज करता ही रहता है, तो आप थोड़ा देख लीजिए। हमारे लिए ज़्यादा नेपाल इंपॉर्टेंट है, और नेपाल और थाईलैंड ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आएंगे भी तो ग्रीस वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो, कुछ नहीं पता। ऐसा है, देखिए हम कोशिश तो करते हैं एग्ज़ाम में समझने के लिए पैटर्न वगैरह कि कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, बाकी एंड में तो जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है ना वही इंपॉर्टेंट माना जाए, वही इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आ गया, और चाहे कुछ भी आ जाए एग्ज़ाम में। नेक्स्ट, ईरान अबोलिशेस वीज़ा रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडिया टूरिस्ट, ठीक है, इंडियन टूरिस्ट को ईरान में अब जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप हेनली पासपोर्ट इंडेक्स याद होगा, वो रिवाइज़ कर ले, कितनी रैंक थी हमारी, 85। मेटलाइफ स्टेडियम ये न्यूयॉर्क में है, मैंने आपको बताया था ना कि फीफा वर्ल्ड कप है जो कौन होस्ट करेगा, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, मैक्सिको ये होस्ट कर रहे हैं। मैक्सिको में स्टार्ट होगा, ख़त्म कहाँ होगा, यूएसए के मेटलाइफ स्टेडियम में। स्टार्ट कहाँ होगा, मैक्सिको के एज़टेका स्टेडियम में। शेंगेन वीज़ा, देखिए ये यूरोपियन कंट्रीज़ में जाने के लिए एक ही वीज़ा से आप बहुत सारी कंट्रीज़ में जा सकते हो, इसको शेंगेन वीज़ा बोलते हैं। और फ्रांस ने, क्योंकि वहाँ पे पेरिस ओलंपिक्स हो रहे थे, तो इन्होंने डिजिटली वीज़ा दिए थे, उससे रिलेटेड न्यूज़ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। WHO अनवील्स गुजरात डिक्लेरेशन, गुजरात डिक्लेरेशन मैंने आपको पढ़ा दिया ऑलरेडी, ये ट्रेडिशनल मेडिसन से रिलेटेड है, और हम कैसे, मैंने आपको बताया ना 40% मेडिसन होती है उनका ट्रेडिशनल ओरिजिन ही होता है, तो वही है ये गुजरात डिक्लेरेशन। ये 2-3 बार पढ़ा दिया मैंने आपको, इसलिए थोड़ा इसको स्किप कर रहा हूँ, बाकी इंपॉर्टेंट है। एक बार एक स्कीम रिवाइज करा देता हूँ। अग्नि, मैंने आपको बताया था ना, एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसन, यही है अग्नि, याद रखना, ये अग्नि इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ये हुआ है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन श्रीलंका में हुआ है, कोलंबो में, और एस जयशंकर जी ने इसको अटेंड करा था। यहाँ पे एक जो थीम या फिर बोल दो कि एक डॉक्यूमेंट अनवील करा गया था, वो था इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA विजन 2030 एंड बियॉन्ड, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, सार्क करेंसी स्वैप, करेंसी स्वैप क्या होता है ना, करेंसी स्वैप दो कंट्रीज़ के बीच में करा जाता है। ये एक तरीके से ऐसा समझ लो कि लोन है एक तरीके की, लेकिन लोन दी जाएगी एक करेंसी में, किसी और करेंसी में, नॉर्मली US डॉलर में दी जाती है, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट किसी दूसरी करेंसी में करी जाती है, ठीक है। ये एक तरीके से जो एक्सचेंज रेट में बदलाव आते रहते हैं ना, उन सब से हैजिंग करने की वो है एक प्रैक्टिस। हैज क्या होता है, मतलब अपने रिस्क को कम करने का तरीका है ये। तो हमने किसने करा है ये, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करा है, किसके साथ, मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2024, ये कहाँ हो रही है, इंग्लैंड में। और लेकिन समिट ऑफ द फ्यूचर मैंने आपको बताया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए, वो न्यूयॉर्क में हो रहा है, ठीक है। वो ऑलमोस्ट सेम जैसे ये है, जिसको ये पर्पज़, इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2024 में इंग्लैंड में हो रही है, जो इसका पर्पज़ है ऑलमोस्ट यही पर्पज़ उसका भी है। नेक्स्ट, ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन, देखिए मलेरिया वैक्सीन को अलाउ कर दिया है बच्चों के लिए, किसने, घाना ने। वैसे तो ये अलाउड थी बाकी लोगों के लिए, मतलब, लेकिन बच्चों के लिए अलाउ करा है पहली बार, किसने, घाना ने। ये मैट्रिक्स, ये नाम है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये जनरल साइंस में आपको पूछा जाता है, R21/मैट्रिक्स M से मलेरिया है यहाँ पे, याद रखना है, ठीक है। 75% एफिकेसी, मतलब 75% इफेक्टिव है ये। और किसको टारगेट करती है, मलेरिया आपको पता ही है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम में भी स्पेसिफिक नाम दिया है, स्पोरोजोइट, इसको टारगेट करती है ये R21/मैट्रिक्स M वैक्सीन। नेक्स्ट, सेकंड CTI इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव। नॉर्डिक बाल्टिक है तो नॉर्डिक सारी कंट्रीज आ जाएंगी, बाल्टिक, बाल्टिक कौन सी, लातविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया। नॉर्डिक में स्वीडन, नॉर्वे, और देखिए नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड है यहाँ पे, लातविया, लिथुआनिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, ये कंट्रीज़ हैं। इनके साथ हम कैसे अपने ट्रेड वगैरह अच्छा कर सकते हैं, ये करना चाह रहा है इंडिया। और ये कहाँ पे हुई है, दिल्ली में हुई है, ठीक है, याद रखना है, दिल्ली में हुई है, वहाँ नहीं हुई है, इंडिया में हुई है। CTI कॉन्फ्रेंस, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव। आपको पता है कि नॉर्डिक कंट्रीज़ कौन सी हैं, बाल्टिक कौन सी है, तो आप वैसे बता दोगे कौन कौन सी कंट्री ने पार्टिसिपेट करा है। आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग, ये होती रहती हैं, अब ये कहाँ पे हुई है, क्योंकि जकार्ता में हो रही है इस बार आसियान की मीटिंग, तो सारी मीटिंग वहीं हो रही हैं। नोबेल पीस प्राइज़ 2023, वैसे तो अब 2024 का नोबेल प्राइज़ भी दे दिया जा चुका है, लेकिन यहाँ पे नोबेल प्राइज़ 2023 की बात की जा रही है। बाकी आगे की वीडियोज़ में हम 24 वाला भी देखेंगे, ठीक है। नोबेल पीस प्राइज़ 2023 में नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था, जो ईरान की एक विमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और अभी जेल में डाला हुआ है इनको, तो इनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था 2023 में। नेक्स्ट, इंडिया ओपेक एनर्जी डायलॉग। ओपेक क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज़ हैं उनका ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसका एक एनर्जी डायलॉग हुआ इंडिया के साथ में, कहाँ पे, वियना, ऑस्ट्रिया में। वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है OPEC का। नेक्स्ट, IIT मद्रास ने तंजानिया में अपना कैंपस सेटअप करा है, ठीक है। और इंटरनेशनल
एजुकेशन का इंटरनेशनलाइजेशन, ये किसका गोल था? हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की, उसका गोल थे हमारे, ठीक है। IIT मद्रास ने ओपन कराया ये। फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट बन गया इंडिया का IIT मद्रास, जिसने फॉरेन में ये ओपन कराया। बाकी वैसे तो हम और जगह भी करने वाले हैं अब, जैसे मॉरिशस में करेंगे, सिंगापुर में करेंगे, ये होने वाला है धीरे धीरे इंटरनेशनलाइजेशन। यहाँ तक हमारा हो गया है थोड़ा सा ना। मैंने आपको ऑल्दो ये सारे रैंकिंग मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, लेकिन एक बार क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं रैंकिंग को, क्योंकि रैंकिंग बार बार पढ़ेंगे तभी याद होंगी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 का है। 23 में 111 थी, लेकिन अभी हमारी दूसरी आ गई है 2024 का, उसमें 105 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी देख लेते हैं किसने रिलीज करा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 का, इसमें हमारी 134 रैंक आई है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40, एक्चुअली इस बार ये दोबारा आ गया, अब इसमें 39 रैंक आई है हमारे 2024 में। ग्लोबल जेंडर गैप, इसमें 129 है हमारा रैंक। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें 85 रैंक है, और हाल ही में ईरान ने वीज़ा फ्री एक्सेस प्रोवाइड करा दिया इंडियंस के लिए। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसमें 39 है, ठीक है। ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में हम सबसे लास्ट आए थे, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सबसे लास्ट आए थे, 176। लेकिन जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें हमारी 7th रैंक है। तो मतलब पता ही नहीं कैसे मेजर कर रहे हैं, एक में बिल्कुल सबसे पीछे आ रहे हैं, एक में ऑलमोस्ट टॉप 10 में आ रहे हैं। करप्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालता है, इसमें 93 रैंक है हमारा। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स, इंडियन एयरफोर्स को 6ठी रैंक दी गई है। और जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स होता है ना, फायर पावर, उसमें हमारी 4th रैंक है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, इसमें हमारा 10th रैंक आया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 116 आया है। साइबर क्राइम के लिए हमारी इंडिया में 2 जगह फेमस है, ठीक है, कौन कौन सी? एक तो है जामतारा और एक है मेवात, ये आपको याद पता होनी चाहिए, ये भी न्यूज़ में आती रहती हैं। 11th इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, कम्पीट फॉर टुमारो, IIP इंडेक्स, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 42nd रैंक है इंडिया में इसका, इंडिया का इसमें। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें कौन सी इंडिया की दो सिटीज़ टाई कर गई थी 141 पोस्ट के लिए, 141 नंबर के लिए, दिल्ली और मुंबई। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 39th, देखिए ये मैं ऐसे क्विकली रिवाइज करा रहा हूँ, बाकी ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पहले भी। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, इसमें 126 रैंक है, हेरिटेज फाउंडेशन रिलीज करता है इसको। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी 159 2024 में, इससे पहले 160 थी, अब 160 या 161 थी, लेकिन अभी इस बार 159 है, ठीक है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में 41 रैंक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में हमारी 109 रैंक है। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 159, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी वाला है वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप देखोगे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 93, वो इंपॉर्टेंट है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 85, वो इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। होप यू लाइक द वीडियो, और हो सकता है मेरा पढ़ाने का तरीका वगैरह आपको सही समझ में आ रहा होगा। बाकी आपको कोई फीडबैक है तो आप फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।